नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। टैगोर एजुकेशन ग्रुप तारानगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज के प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रोहितास गोदारा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ रहा हूं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करते हुए। बेटा जी, कल हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय हमने पढ़ा था रासायनिक बल गतिकी के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। और वेग में हमने देखा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था वेग की इकाई, और वेग की इकाई थी सांद्रता बटा लगा समय, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आज बेटा हम कंटिन्यू करते हैं अभिक्रिया वेग के प्रकार। सामान्यतः अगर अपन बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला प्रकार है औसत वेग, जिसको अपन कहते हैं एवरेज रेट या एवरेज वेलोसिटी। नंबर 2 जो आता है उसको बोला जाता है तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट। और तीसरा प्रारंभिक वेग, जिसको बोलते हैं इनिशियल रेट। ये जो तात्क्षणिक वेग है इसका एक और नाम माना जाता है और इसी को कहते हैं अभिक्रिया का वास्तविक वेग। अभी अपन तीनों पे डिस्कशन करेंगे। एक बार आप पुनः देखिए, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला औसत वेग। वेग समझाने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल पे डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसे अपन एक बस का एग्जाम्पल लिया। एक बस तारानगर से 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह प्रस्थान कर रही है। माना बस 9 बजे स्टार्ट हुई और अपने मूल स्थान पर 10 बजे पहुंचती है। 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस को 1 घंटे का समय लगा। तो बस की स्पीड हमने मानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस स्पीड में हमें यह नहीं पता कि बस रास्ते में रुकी है, उसकी स्पीड कितनी है। कुछ समय वो 120 की स्पीड से चली है, कुछ समय वो 60 की स्पीड से चली है, कुछ समय वो मात्र 40 की स्पीड से चली है। इन सारी बातों को हमने नेग्लेक्ट किया है और ये जो वेग है उसको बोला जाता है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं अभिक्रिया के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मैं बोलूंगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में एक विशेष समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। समय अंतराल कौन सा? जैसे हमने बस की बात की, 9 से 10 का जो समय अंतराल था उसके बीच में जो अपन ने टाइम इंटरवल लिया है, सेम मैं यही डेफिनेशन लिखना चाहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। औसत वेग की डेफिनेशन लिखूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में विशेष समय अंतराल हुआ परिवर्तन अभिक्रिया का और अगर औसत वेग का अगर फॉर्मूला लिखे अपन वी एवरेज, तो फॉर्मूला लिखेंगे विशेष समय अंतराल है सांद्रता में परिवर्तन, चाहे वो अभिकारक की हो चाहे उत्पाद की हो, बटा डेल्टा टी, और यहां लगाएंगे अपन प्लस और माइनस। प्लस और माइनस पे मैंने कल आपके साथ डिस्कशन किया था, आज मैं फिर आपको बताना चाहूंगा। प्लस का मतलब है उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है, और माइनस का मतलब है अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है। इसी साल राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2020 में, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आया था। यहां प्लस का मतलब है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, और माइनस का मतलब है अभिकारक की सांद्रता में कमी या अभिकारक के ह्रास होने की दर, घटने की दर, और प्लस का मतलब है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि या उत्पाद के बढ़ने की दर। अब अगर मैं यहां अलग अलग लिखना चाहूं अभिकारक के सापेक्ष औसत वेग और उत्पाद के सापेक्ष औसत वेग, तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा अभिकारक के सापेक्ष औसत वेग, और ये मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा। ग्राफ द्वारा इसकी व्याख्या करेंगे अपन। ग्राफ से औसत वेग जो अभिकारक के सापेक्ष अपन मान रहे हैं उसकी व्याख्या करेंगे। देखिए मैंने ये माना, ये मैंने ग्राफ बनाया समय और सांद्रता का। ये अभिकारक की सांद्रता है जो समय के साथ घट रही है। ओके, फिर अपन डिस्कशन करेंगे इस ग्राफ, ये जो सांद्रता है वो मैंने रिएक्टेंट की मान ली अभिकारक। कल भी मैंने डिस्कशन किया था, ये शून्य को टच नहीं करेगी क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। अब देखिए इस ग्राफ पर मैं कोई दो बिंदु मानता हूं। एक बिंदु मैंने यहां मान लिया और एक बिंदु मैंने यहां मान लिया। यहां जो सांद्रता है उसको मैंने R1 कहा, और R1 सांद्रता होने में जो समय लगा उसको मैंने T1 कहा। फिर जो सांद्रता मैंने मानी दूसरी सांद्रता, जैसे जैसे समय बीता सांद्रता में और कमी हुई और माना R2 बच गई, और इस समय जो समय मैंने माना वो मान लिया T2। आप ध्यान से देखिए, R1 सांद्रता पर समय T1, R2 सांद्रता पर समय T2। ओके, अब देखिए अपन अगर औसत वेग का फॉर्मूला लिखें, तो मैंने फिर आपसे कहा था औसत वेग का फॉर्मूला अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कमी या वृद्धि बटा लगा समय। यहां देखिए सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, R2 माइनस R1, और समय लगा T2 माइनस T1। समझ गए बात? R2 माइनस R1 क्यों किया है? R2 है अंतिम और R1 है प्रारंभिक। अंतिम में से प्रारंभिक को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, R2 माइनस R1 और समय T2 माइनस T1। R2 माइनस R1 क्या हो गया? चेंज, परिवर्तन। तो मैंने इसको लिख दिया डेल्टा R। औसत वेग में हमेशा डेल्टा आता है, और मैंने यहां लिख दिया डेल्टा T। समझ गए बात? अब देखिए यहां R2 जो सांद्रता है वो कम है,
समय के साथ सांद्रता घटी, R1 सांद्रता ज्यादा है। कम में से ज्यादा को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा। समझ गए बात? इस नेगेटिव से बचने के लिए, ये नेगेटिव कमी को दर्शा रहा है, इस नेगेटिव से बचने के लिए मैंने एक और नेगेटिव लगाया। तो कुल मिला के मेरे पास जो औसत वेग का फॉर्मूला हुआ, दोबारा देखिए आप, वो क्या बना? औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इस बड़े कोष्टक में सांद्रता को लिखना जरूरी होता है, जिसको अपन सक्रिय द्रव्यमान या सक्रिय सांद्रता कहते हैं। यहां माइनस का मतलब दोबारा देखिए, R2 माइनस R1 किया, वेग नेगेटिव आया। नेगेटिव वेग का कोई मीन नहीं है, इस नेगेटिव से बचने के लिए हमने एक और नेगेटिव लगाया। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं, इस नेगेटिव का अर्थ है अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी। तो यहां अपन नेगेटिव का मतलब क्या लिख देंगे? यहां माइनस अभिकारक के घटने को बताता है। ओके, अब अगर अपन वेग लें उत्पाद के सापेक्ष, या आप एक बार पुनः देखिए, R1 T1, ये R2 और T2, मैंने R2 माइनस R1 कर दिया, ये परिवर्तन आ गया, ये T2 माइनस T1 कर दिया, डेल्टा T आ गया, ये कम में से ज्यादा मैंने घटाया, इसका मतलब आंसर नेगेटिव आया। इस नेगेटिव से बचने के लिए मैंने एक और नेगेटिव लगाया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, यहां पर जो नेगेटिव है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? किसको प्रदर्शित कर रहा है? अभिकारक की सांद्रता में कमी को। इसका मतलब इस चैप्टर में जब जब अपन अभिकारक के सापेक्ष वेग लेंगे तो वेग का फॉर्मूला लिख के हमेशा नेगेटिव साथ में अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए बात? इस नेगेटिव का मतलब है अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी। अभिकारक के सापेक्ष जब वेग लेंगे हमेशा साथ में नेगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। अंतिम में से प्रारंभिक आप घटा दोगे, या आप एक अल्टरनेट मेथड बताता हूं, आप ऐसा कर सकते हो कि यहां R1 माइनस R2 कर दो, ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन वो आपके लिए एक अलग मेथड हो जाएगा। इसका मतलब आप सीधा सा याद रखो, अंतिम में से प्रारंभिक सांद्रता घटाई, अंतिम समय में से प्रारंभिक समय मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब हो गई होने वाली कमी। ठीक है, अब अपन लिखते हैं नेक्स्ट, उत्पाद की सापेक्ष औसत वेग। वही ग्राफ, यहां मैंने समय मान लिया और यहां मैंने मान ली सांद्रता। अगर मैं उत्पाद की बात करूं, समय के साथ सांद्रता बढ़ती है। इसी सांद्रता पर मैंने फिर से दो बिंदु मान लिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, यहां पर उत्पाद है, प्रोडक्ट। इसको मैंने P1 कहा और इसको मैंने P2 कहा। अब P1 जो सांद्रता है, यहां समय लगा T1 और यहां P2 होने में मैंने समय मान लिया T2 लगा। ओके, अब अगर मैं औसत वेग लेना चाहूं, दो बड़े समय अंतराल ले लिए मैंने, P1 T1 और P2 T2। औसत वेग लेना चाहूं तो क्या लिखूंगा? वही अंतिम माइनस प्रारंभिक, T2 माइनस T1, अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या बन गया? डेल्टा P। यहां डेल्टा का मतलब है चेंज और P का मतलब है उत्पाद की सांद्रता बटा डेल्टा T। यहां जब आप P2 माइनस P1 करोगे तो P2 की सांद्रता ज्यादा है, P1 सांद्रता कम है। इसका मतलब आंसर अपने आप पॉजिटिव रह जाएगा। और ये मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, मतलब यहां प्लस चिन्ह उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। ओके, ठीक है। तो जब जब आप औसत वेग लोगे उत्पाद के सापेक्ष
प्लस लगाओगे और अभिकारक के सापेक्ष हमेशा माइनस लगाओगे। ये आपका एवरेज रेट कंप्लीट हुआ किसके सापेक्ष? उत्पाद के और अभिकारक के सापेक्ष। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नंबर 2 जो वेग आता है, तात्क्षणिक वेग। फिर से मैं एग्जाम्पल पे जोड़ना चाहूंगा, एक विशेष क्षण पर वेग। जैसे मैंने बस का एग्जाम्पल लिया, किसी एक पॉइंट पर जो वेग मैंने माना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लो यहां से बस स्टार्ट हुई तारानगर से और 10 किलोमीटर चलने के बाद बस का वेग 60 है, तो देखने वाले को वो 60 नजर आएगा, भले ही वो कुछ समय पश्चात 120 हो जाए, परंतु जिस बिंदु पर उसने नोट किया वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चल रही थी। इसका मतलब ये हुआ, तात्क्षणिक वेग की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण विशेष पर वेग को, किसी क्षण विशेष पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन या किसी क्षण विशेष पर वेग को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। अब देखना, मैं आपसे यह कहूंगा कि मैंने अभी अभी एवरेज रेट का फॉर्मूला लिखा, औसत वेग का वो फॉर्मूला था प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। प्लस माइनस का मतलब ठीक है, समझ में आ गया। डेल्टा सी सांद्रता में परिवर्तन और डेल्टा टी किस में परिवर्तन? समय में परिवर्तन। ये था औसत वेग। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि क्षण विशेष है, क्षण विशेष है तो समय अंतराल बहुत कम है। आपने मैथमेटिक्स में चीज देखी होगी और अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। विशेष क्षण मतलब समय अंतराल बहुत कम है, तो मैं ये लिखूंगा यहां डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब समय अंतराल डेल्टा टी। औसत वेग में समय अंतराल बड़ा था, यहां से लेकर 9 बजे से लेकर, मैंने एग्जांपल दिया था बस का 10 बजे तक का, लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम है। इसका मतलब यहां डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी समय अंतराल जो है वो शून्य की तरफ अग्रसर है, तो डेल्टा बिकम डी। मतलब जब समय अंतराल बहुत कम हो तो होने वाले परिवर्तन को अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन माना जाता है और डेल्टा किस में बदल जाता है? डी में। डी भी परिवर्तन को दर्शाता है, डेल्टा भी परिवर्तन को दर्शाता है। यहां डेल जो है वो बड़े परिवर्तन को, और ये जो डी है आपने मैथमेटिक्स में अवकलन में पढ़ा था dy बाई डी एक्स, यहां डी जो है वो सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है। इसका मतलब मेरे पास जो औसत वेग का फॉर्मूला बना वो बना प्लस माइनस डेल्टा की जगह मैंने लिख दिया डी वही सी अपॉन डी टी। फॉर्मूला बन गया औसत वेग का प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। सिर्फ इतना सा परिवर्तन है, यहां बड़ा समय अंतराल होता है, डेल्टा लिखा जाता है, और यहां सूक्ष्म समय है इसलिए मैंने डी लिख दिया। ये फॉर्मूला बन गया हमारा तात्क्षणिक वेग का। अब बच्चों अपन डिस्कशन करेंगे तात्क्षणिक वेग की व्याख्या। जैसे औसत वेग की व्याख्या की थी ग्राफ द्वारा, सेम उसी टाइप से अपन व्याख्या करेंगे तात्क्षणिक वेग की, और किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा। अब अपन लेंगे अभिकारक के सापेक्ष तात्क्षणिक वेग। अभिकारक के सापेक्ष तात्क्षणिक वेग, बिल्कुल वही चीज। ये समय लिखा मैंने और ये सांद्रता लिखी।
ये ग्राफ बनाया। लेकिन बच्चों ध्यान रखने वाली बात है, यहां जो दो बिंदु मानूंगा वो बिल्कुल पास पास होंगे कि उनके बीच का समय अंतराल कितना मानेंगे, बिल्कुल शून्य मानेंगे। इसका मतलब मैंने जो दो बिंदु माने, एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया और दूसरा बिल्कुल यहां मान लिया, समय अंतराल बहुत कम माना, ये समय t1 और ये जो दूसरा पॉइंट माना इस समय को मैंने लिख दिया t2। ओके, यहां जो सांद्रता लिखी इसको मैंने R1 लिखा और ये जो सांद्रता है इसको मैंने R2 लिखा। ठीक है, तो सांद्रता लिख दी। अब ये जो समय है वो अत्यंत कम है, दो बिंदु पास पास हैं और दो बिंदु पास पास हैं तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। यहां पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, टेंजेंट खींचा। इस स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वो ढाल होता है tan थीटा। किसी भी रेखा का ढाल tan थीटा, m जिसको स्लोप कहते हैं। और मैथमेटिक्स ये कहती है कि ये जो ढाल है वो हमेशा इस x और इस x मतलब y x का x x के सापेक्ष जब अवकलन करें तब हमें ढाल प्राप्त होता है। मतलब ढाल को मैंने लिख दिया d और यहां कौन सा x है, यहां कौन सा x है, r अपॉन डी टी लिख दी। ओके, और ये नेगेटिव जरूर आएगा क्योंकि ढाल नेगेटिव है। इसका मतलब अगर अपन स्लोप के बेसिस पर वेग निकालें तो भी यही आएगा। अब मैं ग्राफ से वेग निकालूंगा, ग्राफ से अगर मैं वेग निकालूंगा तो वही क्या आया, माइनस डी। यहां R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1 मतलब समय में चेंज, इसका मतलब माइनस डी आर अपॉन डी टी, वही आया। परिवर्तन सिर्फ इतना है, औसत वेग में डेल्टा आता है, यहां मैंने डी लिखा। और मैं अब एक लाइन लिखना चाहूंगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग को समय व सांद्रता के बीच खींचे गए ग्राफ के ढाल द्वारा निकाला जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता व समय के बीच खींचे गए ग्राफ के ढाल द्वारा, ढाल कितना हुआ tan थीटा, और tan थीटा माइनस डी आर अपॉन डी टी। अब इस आप tan थीटा को ऐसे भी इस त्रिभुज के द्वारा भी देख सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, मैथमेटिक्स में लाल बट्टा काका से अपन देखते हैं। tan थीटा की अगर अपन बात करें तो लंब बटा आधार हो गया, तो यहां से एक ट्राइंगल आप नोट कर सकते हैं और ट्राइंगल के बेसिस पर आप उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ढाल जो हुआ वो tan थीटा, और tan थीटा कितना हुआ, माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये कितना आया, माइनस डी आर अपॉन डी टी। किसके सापेक्ष है, अभिकारक के सापेक्ष। अगर अपन इसी ग्राफ को उत्पाद के सापेक्ष देखें, उत्पाद के सापेक्ष, तो ये ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये समय लिखा मैंने और यहां पर मैंने लिख दी सांद्रता। अब फिर वही ग्राफ, इस पे वो दो बिंदु बाने मैंने बिल्कुल पास पास, समय t1 t2 p1 p2, यहां से जो स्पर्श रेखा खींची, ओके, इस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा ऊपर की तरफ जा रही है, कितना होगा, प्लस dp अपॉन dt। मैं फिर से डिस्कशन करना चाहूंगा, ढाल क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, yx और xx का जो अवकलन है, xx के सापेक्ष yx का जो अवकलन है, यानी t के सापेक्ष p का अवकलन मैंने लिखा dp अपॉन dt, और ये ढाल पॉजिटिव है तो प्लस आ गया, यही आपका क्या होगा, तात्क्षणिक वेग होगा। तो उत्पाद के सापेक्ष तात्क्षणिक वेग कितना आया, वही प्लस फॉर्मूला वर्दी को दर्शाता है, और डेल्टा p अपॉन डेल्टा t या dp अपॉन dt जिसको कहते हैं तात्क्षणिक वेग। ओके, ये हमारे पास आया तात्क्षणिक वेग। अब तात्क्षणिक वेग को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहा जाता है। वास्तविक वेग क्यों कहा जाता है, क्योंकि तात्क्षणिक वेग में जो सांद्रता में परिवर्तन है वो बहुत सूक्ष्म होता है, समय अंतराल बहुत कम है, तो प्रत्येक क्षण हमें रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन मालूम रहता है, इसलिए इसको रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहा जाता है। और सामान्यतः
न्यूमेरिकल्स करते समय, किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फाइंड करते समय, वेग निर्धारक पद या उसका समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करते समय अपन वास्तविक वेग को ही काम में लेते हैं। उसके बाद आता है बेटा तीसरा जो हमारे पास वेग का प्रकार है वो आता है प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, बाय, टाटा, जय हिंद।